गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ छाया रोहित, श्रीमती LP सवानी, विद्या भवन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 हिंदी में चैप्टर 5 स्वराज्य की नींव का अभ्यास करेंगे। स्वराज्य की नींव रानी लक्ष्मीबाई का ये कैरेक्टर मेन वाला चैप्टर है। स्वराज्य की नींव, स्वराज्य मीन्स खुद का राज्य। तो सबको पता ही है रानी लक्ष्मीबाई अपने झांसी के लिए कितनी लड़ी थी। उन्हें अपना झांसी अपनी जान से भी प्यारा था। तो देखते हैं इसके लेखक विष्णु प्रभाकर। स्वराज्य की नींव के लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ हम लेखक परिचय देखते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। तो प्रारंभिक शिक्षा मीन्स प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने अपने गांव में और हायर एजुकेशन उन्होंने हिसार में प्राप्त किया था। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। तो ऐसे लेखक ने कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से दिल्ली में आ गए और तब से दिल्ली सरकार की उन्होंने दिल्ली में रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में वो लगे रहे। आपने कहानी, उपन्यास, जीवन, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। मीन्स कि उन्होंने सारे साहित्य प्रकार जैसे कहानी, उपन्यास मीन्स नॉवेल, जीवनी, जीवन चरित्र, नाटक, एकांकी, वार्ता, सभी विषयों में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में मीन्स पूर्ण रूप से उन्होंने लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद वो कहानी संग्रह है उनका, नवप्रभात, डॉक्टर वो एक नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक वो एकांकी संग्रह है मीन्स स्टोरी बुक है, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र मीन्स वो एक जीवन चरित्र जैसी बुक है, आवारा मसीहा वो एक शरत चंद्र की जीवनी। तो उनकी वो आवारा मसीहा वो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित एक कथा है। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं वो उनकी बहुत प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध, जैसे ये कहानी लेखक और नाटक, नॉवेल ये सब उनके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कहाँ रहकर कार्य किए और उन्होंने कौन कौन से साहित्य प्रकार और पुस्तकें हमें दी है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। तो जो हमारे लेखक विष्णु प्रभाकर है उनकी रचनाओं मीन्स उसके साहित्य में प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही स्वदेश प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति जागरूकता और समाज सुधार का स्वर, समाज में जो बदियाँ फैली है तो वो समाज सुधारना का स्वर प्रमुख रहा है मीन्स मुख्य रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने मीन्स विष्णु प्रभाकर जी ने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। तो नाटक निर्देशक मीन्स जो प्रोड्यूसर है वो नाटक को बनाने वाले हैं, तो वो आकाशवाणी रेडियो पर उन्होंने ये काम किया है। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया।
बाद में स्वतंत्र लेखन को, मीन्स फिर वो किसी के लिए नहीं लिखते थे। स्वतंत्र लेखन खुद के लिए लिखते थे, वो ही अपने लिखने के लिए, अपने जो जागरूकता थी, अपने मन में जो भाव थे, उनको लिखने के लिए उन्होंने वो अपनी जीविका बनाई, मीन्स अपने जीवन का एक लक्ष्य, अपने जीवन का साधन बना दिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। समस्त साहित्य, उन्होंने जितना भी कुछ लिखा है वो पूरा उनका साहित्य मानवीय अनुभूतियों मीन्स मानव जो अनुभव करता है, वो अपने जीवन में जो फीलिंग्स करता है, उन्हीं से मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता स्वरत्व व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। तो उन्होंने जो भी रचनाएं की है उसमें रोचकता और स्वतंत्र सर्वत्व व्याप्त है। भाषा सहज व सरल है, उनकी भाषा एकदम सरल है और उनके जो संवेदनशीलता है, जो मानवीय मन की, वो एकदम सरल सहज भाषा में व्यक्त हुई है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत एकांकी मीन्स ये नाटक का एक अंश है। तो ये एकांकी में स्वराज्य की नींव, ये एकांकी में प्रथम स्वतंत्र संग्राम, जो पहले युद्ध हुआ था, स्वातंत्र संग्राम हुआ था, भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो पहला संग्राम हुआ था 1857 में, तो लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई ने कितना त्याग किया था, उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए क्या संघर्ष किया था, उसका वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वराज्य की नींव, स्वराज्य खुद के राज्य को पाना, तो ये संग्राम के लिए जो नींव रखने में, नींव मीन्स जो उसका बेस बनाने के लिए स्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण काम किया है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही वो संग्राम के लिए निकले थे, लेकिन स्त्रियों भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ये काम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जो मेन ज़रूरत है, जो शुरुआत करने के लिए ज़रूरत है, वैसे ये सारे पात्र पत्थर, ये नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो ये पात्र भले ही उनके कारण स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो शुरुआत करनी थी, वो शुरुआत में जो शुरुआत का नींव का पत्थर बनकर उन्होंने जनमानस में, लोगों के दिमाग में वो जागरूकता जो लानी है, जो अलर्टता बनानी थी, वो इसी कार्य में वो अपनी सार्थकता समझते हैं। स्वराज्य की नींव के एकांकी के मुख्य पात्र 6 हैं। लक्ष्मीबाई, मुदर, तात्या, जूही, रघुनाथराव, सेनानायक। तो स्वराज्य की नींव मीन्स जो उनको अपना राज्य वापस लेना है, तो इस कार्य के लिए ये 6 पात्र हैं जो अपने राज्य को वापस लाने के लिए संग्राम करते हैं। तो मुख्य पात्र रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता ही है, वो झांसी की रानी थी और वो अपने राज्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, तो ये रानी लक्ष्मीबाई है। मुदर और जूही, उनके 2 सहेलियाँ हैं, उनके मुदर और जूही वो 2 सहेली है। तात्या वो सेनापति है। रघुनाथराव और सेनानायक ये दोनों श्रेष्ठ योद्धा है। तो झांसी के लिए, उनको वापस पाने के लिए उनके पास अभी कौन से किले बाकी है, और जो गया है उनके पास से उसको वापस लाना है। तो ये करने के लिए
जो वो संग्राम करते हैं, जो वो युद्ध छेड़ते हैं। तो यहाँ पे उसका एक हिस्सा बताया गया है और ये जो एकांकी है यहाँ पे ये 6 पात्र, 6 मेन कैरेक्टर के बीच ये एकांकी जा रही है। तो अब हम उसे ये चैप्टर का लाइन से अभ्यास करेंगे। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। ये एक नाटक है, एकांकी है, तो उसी तरह यहाँ पे रंगमंच में स्टेज पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा रहा है, बता रहा है। कैंप कहीं पास से लगा हुआ है। जब युद्ध के लिए रणभूमि में मैदान के पास तंबू टांग दिए जाते हैं तो कैंप यहीं पास से लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। लक्ष्मीबाई का तंबू नज़दीक है, वही दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। तो पर्दा जैसे ही उठता है, रानी लक्ष्मीबाई की एंट्री होती है। वो अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में, मीन्स वो क्रोध में है और ऐसे ही वो प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिक की वेशभूषा में है। तो दोनों मीन्स रानी लक्ष्मीबाई और जूही दोनों ही लाल कलर की कुर्ती पहने हुए सैनिक की वेशभूषा में वो सैनिक बने आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई कहते हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। तो लक्ष्मीबाई बहुत दुखी है। वो क्रोध व्यक्त करती है कि देखते देखते क्या से क्या हो गया। झांसी भी चली गई, कालपी और ग्वालियर तो चले गए, मंजिल है तो पास आकर ही दूर चली जाती है। जैसे जीतने को ही आ रहे थे और फिर हम हार जाते हैं। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, मैं अपने राज्य को अपने पास देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। वो कहते हैं कि मैं सोचती हूँ कि चलो अभी तो मेरा स्वराज्य मेरे पास है, नज़दीक आ गया है, लेकिन एक क्षण के बाद तुरंत ही देखती हूँ कि बीच में हिमालय अड़ जाता है। हिमालय अड़ जाता है मीन्स कि इतनी बड़ी मुश्किल आन पड़ती है, इसकी बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो जाती है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई कि उसे पार करती हूँ, मीन्स हिमालय अड़ जाता है। अगर हिमालय के जैसी मुसीबत को मैं पार करती हूँ तो उसके सामने एक महासागर की डरावनी लहरें, महासागर जैसी डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। मीन्स उसके जैसे उससे भी भयानक और मुसीबत सामने आ जाती है। उससे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। मतलब एक अगर मैं पार करती हूँ मुश्किल तो दूसरी मुश्किल उससे भी बड़ी आ जाती है सामने। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो कैसे लपाती हुई लपटें उठ रही है। तो लक्ष्मीबाई कहती है कि एक के बाद एक बड़ी बड़ी मुश्किलें सामने आ रही है, मैं उसको भी अगर पार करती हूँ तो उससे भी और बड़ी मुसीबत सामने आती है। देखो क्षितिज पर देखो, क्षितिज वो जगह है जहाँ पे धरती और आकाश दोनों जैसे एक लग रहे हो, दोनों जैसे एक साथ मिल रहे हैं ऐसा लगता हो, उसे क्षितिज कहते हैं। तो वो अपने दोस्त जूही को, अपनी सखी जूही को बोलती है कि देखो क्षितिज पर देखो कैसे लपाती हुई लपटें उठ रही है। मीन्स वो लाल जैसे लपेटें उठ रही है, तो जैसे लगता है कितनी सारी मुश्किलें सामने आ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। सारा आकाश है या घटाएं जो मुश्किलें है उससे भरा हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब की रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। तो ये सारे प्रलय होने वाले हैं, मुश्किलें होने वाली है, फिर भी वो सोचती है कि लेकिन राव साहब है वो भी एक सेना नायक है, एक योद्धा है। तो वो देखते हैं कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई बताती है कि राव साहब की रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है,
ये सब मुश्किल आ रही है, युद्ध सामने है और ये राव साहब है वो जैसे अभी तक ऐसो आराम में ही डूबे हुए हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। वो इतना गुस्सा होके एकदम से चुप हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। तो ऐसे दोनों, रानी और जूही दोनों आती है, वो दोनों बात करती है। तभी रानी लक्ष्मीबाई एकदम आवेश में आ जाती है, फिर मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगती है, लेकिन तभी रानी बोल उठती है। वो ऐसे ही आवेश में जैसे सब कुछ भूल रही है। वो जूही को चिल्लाती है और बोलती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन ये क्या, मेरे हाथ से झांसी निकल गई। फिर अपने आप ही बोलती रहती है और सहसा तीव्र होकर, मीन्स थोड़ा और क्रोध से आवेश में आकर बोलती है, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, उससे क्या, फिर भी मैं अपनी झांसी अकेले ही वापस लूँगी और लेकर रहूँगी। तो ये अपने आवेश को और आगे बढ़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ऐसे चिल्ला उठती है। फिर जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। जूही उनको आश्वासन देती है कि आप अकेले क्यों हो, कौन कहता है आप अकेले, आप तो गीता पढ़ते हो, फिर अपने आप को अकेला क्यों मानते हो। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो क्या वही जूही उन्हें आश्वासन देती है। तो लक्ष्मीबाई कहते हैं कि नहीं नहीं जूही, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन जो बाबा गंगादास है उन्होंने कहा था उनसे एक दिन कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब विलास प्रियता मीन्स भोग विलास में रचे पचे रहना, तो ये सब खत्म नहीं होगा, तब तक हम स्वराज्य नहीं ले सकते। क्योंकि जनसेवक तो इन सब से दूर रहता है। जनसेवक छुआछूत, उच्च नीच, भोग विलास सबसे दूर रहते हैं। अगर वो उन्हीं में डूबे रहेंगे तो स्वराज कैसे मिलेगा। तो ये सब छोड़कर जब तक व्यक्ति जनसेवक नहीं बन जाता, तब तक स्वराज नहीं मिलेगा। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और अपने कुटुंबजनों का, सबका ये संग्राम के लिए त्याग करना होगा, बलिदान करना पड़ेगा, तब जाके हमें स्वराज मिल सकता है। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और सफलता के देव को प्राप्त करना। तो यही है, क्या बोलती है जूही, कि जूही कहती है कि महारानी, वो महारानी को सतत आश्वासन देती है। वो कहती है कि यही तो है, उन्होंने यह भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए हमें स्वराज्य की नींव बनना है, उसके नींव का पत्थर बनना है, सफलता और सफलता को देव के हाथ में है, फिर भी हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम वो ही कर रहे हैं, स्वराज्य नींव का पत्थर बन के हम स्वराज्य की प्राप्ति की भूमिका बांध रहे हैं।
लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो क्यों? तो लक्ष्मीबाई ये निराश है तो उनसे बोलते हैं थोड़ा मुस्कुराकर, क्योंकि जूही उन्हें आश्वासन देती है, उन्हें इंकरेज करती है कि शाबाश मेरी कर्नल। तो लक्ष्मीबाई उन्हें शाबाशी देती है और उन्हें भी और आशा जगाती है कि तुम जैसे ही लोग मेरी आशा हो। इसीलिए स्वराज्य की नाव हम बनने जा रहे हैं, हम जैसी नारियां बनने जा रही है वो निश्चय ही होगा, क्योंकि जहाँ पे जब नारियां भी एक साथ होकर आगे बढ़ती है तो वो स्वराज्य निश्चय महान होगा और हमें अवश्य ही मिलेगा। तो वो ऐसा कहती है कि जीवन काल में आता है, हमारे पास शक्ति है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारे पास शक्ति तो है फिर भी हम दुर्बल हैं, क्योंकि हम जो शक्ति है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना अनुशासन में नहीं है। हमारे पास ग्वालियर किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो जानती है क्यों? तो ऐसा ये सब क्यों है? तो यही लक्ष्मीबाई जूही से पूछते हैं, कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम पीछे क्यों हैं, क्यों हम आगे शक्ति के साथ हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो यही वो जूही से कहते हैं। जब जूही क्या कहती है? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। तो रानी लक्ष्मीबाई एकदम आवेश में आके कहती है हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों अनुशासन में नहीं है। तो जूही उसका जवाब दे रही है कि महारानी हम जानते हैं, क्योंकि हमारे सारे योद्धाएं विलासिता में डूब गए हैं। वो अपनी ही सुख वैभवता देखते हैं, भोग विलास वो देखते हैं। और तभी मुस्कुराता हुई मुदर, जो लक्ष्मीबाई की सहेली है, जूही और मुदर दोनों सहेली है, जो मुदर प्रवेशती है। मुदर कहती है कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। तो वही मुदर कहती है कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हैं? कौन डूबा कौन है? तो वो है राव साहब और बांदा का नवाब तात्या, वही सेनापति। तभी जूही सहसा एकाएक बोल उठती है, नहीं मुदर, सेनापति नहीं, उसको तात्या तो वो सेनापति कहने से इनकार करती है। मुदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। तो जूही वो मुदर को मना करती है कि वो सेनापति नहीं, और मुदर मुस्कुराकर कहती है कि तुम समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी, क्योंकि मुदर उनको पसंद करती है। जूही ध्वर स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। तो सरदार जो तात्या राव है वो राव साहब को, तात्या है वो राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, मीन्स उन पे उन्हें पूरा भरोसा है। मुदर, तुम उनको अपना स्वामी मानते हो? जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। तो यही वो लोग जब बोलते हैं कि भोग विलास में सब डूबे हुए हैं, तो मुदर और जूही तात्या और राज साहब को लेके ऐसे बहेज कर रही है। लेकिन इसमें से निष्कर्ष ये तो निकलता है कि सब अपने स्वराज्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार है।